नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बहुत गंभीर है। और इस विषय पर सियासी बयानबाजी बहुत हुई है, लेकिन जो काम होना चाहिए और जिस तरीके से इसे लेना चाहिए, चिंतन मंथन करते हुए इसका कोई हल निकालना चाहिए, वैसा अभी तक हुआ नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन क्योंकि सियासी लिंक इसके साथ है तो सियासत भी इस पर लगातार होती रही है। अब आपको बताएं कि हरियाणा के युवाओं में बेरोजगारी को लेकर जो मायूसी है, आए दिन चाहे अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले युवा हो या फिर रशिया से मौत के मुंह में फंसे हुए युवा या फिर उनके परिवारजनों की चिंताएं, वो तमाम मुद्दे हैं जो इससे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा हरियाणा के युवाओं की बेरोजगारी का भी है और राजनीतिक भी है। दरअसल पिछले दिनों बिहार चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं भी बिहारी हूं। तो सियासी बयानबाजी शुरू हुई, कहा गया कि मैं भी बिहारी हूं, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं और ऐसे कह रहे हैं। तो एचपीएससी का मसला एक बार फिर से गर्मा गया, जहां के चेयरपर्सन बिहारी मूल के हैं। और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और यूं कहेंगे कि हरियाणा के लाखों युवाओं की आवाज जब कोई सियासी पार्टी, वहां के नेता भी नहीं उठाते, कोई सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग भी नहीं उठाते, तब वो उठाती हैं। श्वेता ढुल हमारे साथ है। उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत श्वेता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबको हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं हरियाणवी हूँ। बिल्कुल, हम सभी बहुत गर्व से कहते हैं कि हम हरियाणवी हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि हम चर्चा भी ऐसे वक्त में करें कि आज हरियाणा दिवस है और मुद्दा हमने उठाया कि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं बिहारी हूं। मैं खुशी के साथ कहता हूँ, इस बात को कहते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि मैं बिहारी हूं, लेकिन हम दिल से हरियाणवी हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी हैं। इससे परे ये मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि आप तो बेरोजगारी का मुद्दा, भर्तियों में धांधली, परीक्षार्थी जितने परेशान होते हैं, पोर्टल के पचड़े में पड़े रहते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं, कितने युवा परेशान होते हैं, उनका मुद्दा उठाती हैं। अब मैं बिहारी हूं कहते हैं। एचपीएससी का मुद्दा आपने भी उठाया था कि यहाँ बिहारी मूल के हैं, ये हेरा फेरी आयोग बन के रह गया है। ये जो सियासी लिंक है इसमें, जिसमें युवा पिस रहे हैं, युवाओं का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, जो अधिकार हरियाणा के युवाओं का होना चाहिए उस पर हम कहें कि डाका डाला जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हो और कैसे आप इसको बताना चाहेंगे, ताकि ये जागरूकता भी लोगों में हो कि आपका अधिकार है तो इसे कौन छीन रहा, क्यों और किस तरीके से छीना जा रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक उठाया है और इसे सियासी गलियारों में चीज घूम रही है, लेकिन मेन चीज पर आ नहीं रही है। उस चीज पर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लेकर आई। हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न परिवेश, विभिन्न कल्चर है और हम सबका सम्मान करते हैं। जी। लेकिन फिर भी कोने में, क्योंकि मैं हरियाणवी हूं, मेरे दिल के कोने में हरियाणा के लिए हमेशा एक स्पेशल प्लेस रहेगा। लेकिन यदि हमारे मुख्यमंत्री साहब वोटों के चलते, परिस्थिति के अनुकूल या अपने हिसाब से किसी प्रदेश में, क्योंकि वहां चुनाव है, वहां जाकर कहते हैं कि मैं बिहारी हूं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो हरियाणा के लिए क्या समझते हैं। दूसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि कल को पंजाब में चुनाव होंगे तो वहां जाकर क्या पता हमारे मुख्यमंत्री कह दें कि मैं पंजाबी हूं, महाराष्ट्र में हो मराठी हूं, गुजरात में हो गुजराती हूं, कर्नाटका में हो कन्नड़ हूं, गोवा में हो कोंकणी हूं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो जब ये कह रहे हैं परिस्थिति के आवेश में या जैसे भी आकर, तो ये एक जगह के तो नहीं रहे, ये तो सभी जगह के हैं और ये परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषाएं बदलते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो इस चीज के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि उनकी निष्ठा और उनकी कार्यशैली प्रदेश के प्रति डाउटफुल है। और इसका कनेक्शन भी जुड़ता है हमारे जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, क्योंकि वो भी बिहार से आते हैं, बिहार मूल के हैं, उनके साथ। अब बिहार का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनका मुख्यमंत्री हरियाणा से हो, महाराष्ट्र का कोई नहीं चाहेगा उनका मुख्यमंत्री हरियाणा से हो, ऐसे पंजाब का नहीं चाहेगा हरियाणा से हो। तो हरियाणवी क्यों चाहे कि हमारा मुख्यमंत्री बिहार से हो? हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बिहार से हो।
और कनेक्शन जब जुड़ता है तो चीजें भी अपने आप फिर सामने आती हैं कि जब 2018 में कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था, एचपीएससी के सभी अधिकारी धरे जाते। वहां आपको डेट सहित बताऊंगी, अप्रैल 5 2018 में हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी करवाओ एचपीएससी के ऊपर और सभी अधिकारियों के ऊपर। सीबीआई की मांग, जांच की मांग की। वहां हमारी सरकार खड़ी होती है और कहती है कि देखिए जांच मत कीजिए, सीबीआई को मत यहां बीच में लेके आइए, हम हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी कमेटी, जांच कमेटी का गठन करेंगे और हम बताएंगे, सॉरी, हम बताएंगे कि क्या रहा उस रिपोर्ट पर, हम उस रिपोर्ट को टेबल करेंगे, जो कि कभी नहीं हुई टेबल। फिर दूसरा आता है, हमने देखा अटैची कांड, नवंबर 2021 में अनिल नागर अपने डेस्क के ऊपर, एक कहते हैं स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एचपीएससी के अंदर, डेस्क के ऊपर 1,08,00,000 की रिश्वत के साथ कुल पैसे की बरामदी वहां से हुई थी 3,60,00,000 की। ये अनिल नागर कोर्ट में भी कहते हैं कि ये पैसा मेरा नहीं था, एचपीएससी का था। ये भी दूसरा कैश फॉर जॉब स्कैम जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एचपीएससी के जो चेयरमैन है उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, बार बार उन्हें बचाया जा रहा है। मूवी आई थी ना 7 खून माफ, तो इनके सारे जो कांड है वो धीरे धीरे करके माफ किए गए सरकार द्वारा। शायद बिहारी कनेक्शन हो इसलिए माफ किए गए। अब हम आगे बढ़े और मैं इसको थोड़ा संक्षेप में करने की कोशिश करूंगी सुदेश जी। जी जी। कि हमारे हरियाणा जीके नहीं पूछी जाती है अधिकारी लेवल के एग्जामिनेशंस में। क्यों नहीं पूछी जाती है? क्योंकि बिहार के, ईस्ट यूपी के लोगों को या गुजरात के बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती होगी, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बर्डन हो जाएगा। हरियाणा, जबकि वहां पूछी जाती है। श्वेता जी, मैं यही खेल मैं आपसे समझना चाहती थी। बिल्कुल सही पॉइंट पर हम बहुत जल्दी आ गए कि जो भी बड़े एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, एक तो इतने बड़े पद पर बिहारी मूल के किसी को, शख्स को लगाया गया है, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या हरियाणा में कोई इस काबिल नहीं है, कोई अधिकारी, कोई शख्स इस काबिल नहीं है, कितने महत्वपूर्ण पद पर उसे बैठाया जा सके कि आप इंपोर्ट करते हो बिहार से। दूसरा, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो रोज युवाओं के एग्जाम होते हैं, नौकरी मिलती है नहीं मिलती वो अलग बात, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस तो ऐसे ही हैं जो कोर्ट में लटक जाते हैं। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न आता है पिछले कई सालों में, वो पैटर्न बहुत हद तक बदल दिया गया है। और जो परीक्षार्थी हैं हरियाणा के, जो सालों मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि उनकी मेहनत से, उनकी काबिलियत से, वो जो दावा सरकार भी करती बिना पर्ची खर्ची के, तो वो उस उम्मीद में और कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र है उनके सामने, जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, वो हरियाणवी पृष्ठभूमि की बजाय यूपी या फिर ज्यादातर बिहार से आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा तो रिसर्च नहीं कर पाई, लेकिन इतना जरूर है कि भूगोल का एक पेपर हुआ था, आपको ज्यादा मालूम होगा, उस पर आप बात कीजिए कि उसमें 12 से 13 14 ऐसे पेपर में क्वेश्चंस थे जो बिहार से पूछे गए थे, वहां की जीके पूछी गई थी। ये किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है? 32 सवाल थे सुदेश जी, 32 सवाल। 32। तो सोचिए ये किसे किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल उधर ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही जा रही थी। हिस्ट्री में भी ऐसा ही किया इन्होंने, 22 सवाल पूछे छत्तीसगढ़ पीएससी से। ज्योग्राफी में 32 सवाल पूछे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। फायदा तो वहीं पहुंचाया जा रहा है। आप हमारी जीके नहीं पूछ रहे हैं, आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप सीधे वहां के पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर उठाकर यहाँ पूछ लेते हैं। हम ये बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की। जी जी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इन्होंने गड़बड़ धाली की ही है, पूरा गड़बड़ झाला कर रखा है इन्होंने। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, हिंदी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, आप नाम लीजिए, इन्होंने सब में गड़बड़ की है। यहाँ पर गड़बड़ केवल कॉपीड प्रश्न की नहीं, गड़बड़ बहुत ज्यादा लेंथी पेपर की भी है। लेंथी जो नहीं होना चाहिए, जो मेंस में आना चाहिए, वो आप प्रीलिम्स में उठा के दे रहे हैं। आपके सवाल बहुत सारे गलत हैं, आपके ऑप्शंस बहुत सारे गलत हैं, आप जो आंसर की दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। आप बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं क्लियर करने का भी। और इससे पहले भी जो पीजीटी की भर्तियां हुई थी उसमें आपने खाली सीटें भी छोड़ी। तो ये सब चीजें तो है ही। पेपर लीक होता है वो भी है। बहुत बड़ा यहाँ मैटर आता है कि हरियाणा में कोई एग्जामिनेशन हो रहा है और वो एग्जामिनेशन हरियाणा के बच्चों को कहीं प्राथमिकता ही नहीं दे रहा है, कहीं प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, कोई जीके नहीं पूछी जा रही है। तो यहाँ का पेपर और सेंटर का पेपर आप
समझिए एक बराबर है। राजस्थान में भी यदि अफसर लेवल का पेपर होता है तो एक पूरा प्रश्न पत्र 100 अंकों का राजस्थान जीके का पूछा जाता है। यूपी में होता है तो 2 पेपर पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के लेवल के। तो और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में भी ये पूछे जाते हैं प्रश्न। यहाँ हरियाणा में पूछे नहीं जाते हैं। बाहर के बच्चों का भारी मात्रा में चयन होता है और ये अब आंकड़ों सहित सुदेश जी मैं आपके सामने रख रही हूँ। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें 1/3 सिलेक्शन हरियाणा से बाहर के बच्चों के थे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, जिस मुद्दे को ले दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने थे, सत्ता में भागीदारी निभाई थी। उसमें केवल 2 ही बच्चे थे हरियाणा से 80 में से। आप समझिए ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। इसके बाद जब वो डिप्टी सीएम बन गए तो वो इस मुद्दे को भूल गए। तब 77 बाहर के सिलेक्ट हुए 99 में से। ज्यादा कंडीशन सुधरी नहीं। उसके बाद लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के 103 सिलेक्ट हुए 157 में से बाहर के। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 11 सिलेक्शन 18 में से। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 में से 12 सिलेक्शन हरियाणा से बाहर के। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही बीडीपीओ के सिलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर 7 में से 4 बाहर के। और एसडीओ सिविल पंचायती राज में 48 में से 19 बाहर के। यही नहीं, जो एक सोशियो इकोनॉमिक के अंक दिए जाते थे, यदि आपको याद हो, पहले 10 अंक दिए जाते 5, फिर कोर्ट ने उन्हें हटा दिया। वो केवल हरियाणा के बच्चों को नहीं मिलते थे, हरियाणा से बाहर के बच्चों को भी दिए जाते थे। तो ये जो इन्होंने चीजें कर रखी थी, इतना इजी कर रखा था हरियाणा से बाहर के बच्चों के लिए, वो समझ ही अब आ रहा है, कनेक्शन ही अब हो पा रहा है कि भैया बिहार के बच्चों का कैसे हो रहा है। ठीक है, यूपी वालों का भी हो रहा है, राजस्थान वालों का भी हो रहा है, लेकिन ईस्ट यूपी और बिहार सबसे ज्यादा कैसे है, वो कनेक्शन इसलिए बैठ रहा है। एक और मजेदार आपको बात बताना चाहूंगी। जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन या स्टाफ नर्स के एग्जामिनेशन होते हैं विभिन्न प्रदेशों में, वहां उनके राज्य से मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। माने कि यदि यूपी में आपको देना है किसी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम या स्टाफ नर्स का, तो आपको यूपी मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसे ही बिहार में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए, हिमाचल में होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। हरियाणा एक ऐसा इकलौता प्रदेश है पूरे देश में जहां हमारी मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी। क्यों? सीधा जितने एग्जांपल्स आपने दिए हैं, ये जो लोग सुनेंगे तो उन तक भी बात जाएगी कि कैसे चीजें आसान की जा रही हैं। अब सवाल यही उठता है कि किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। इतना बड़ा पद, बिहारी मूल का शख्स, आपके मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और लाखों की आबादी अब हरियाणा में भी है। एक तो बिहार को आप साध रहे हैं, फिर ये ऐसा लगता है कि बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा के संदर्भ में भी मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या ये बहुत दूर की सोचकर बीजेपी चल रही है? जी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। आप ये देखिए कि यहाँ से हरियाणा से बसें चला दी गई हैं, एसी बसेस चल रही है बिहार तक। हमारे यहाँ जितने बिहारी हमारे मूल के निवासी रहते हैं यमुना के साथ साथ, आप यूपी बॉर्डर लगता है वहां पे रहते हैं, वहां से बसेस जा रही हैं लगातार, बिहार तक लेकर जा रही हैं वोट डलवाने के लिए। ये सब ऐसी सुविधा कर दी है इन्होंने, वहां जाकर ऐसी स्टेटमेंट देना। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप यदि चंद वोटों के लिए खुद को बिहारी बता सकते हैं तो आप चंद वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप सबके हैं तो आप किसी के नहीं है। यदि आप इतने फ्रीक्वेंटली रंग बदल रहे हैं तो हम कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? कैसे भरोसा करें? कमीशन के ऊपर तो मैं करती ही नहीं हूँ, कमीशन के ऊपर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। एचपीएससी के जो चेयरमैन हैं, आप उन्हें कैसे बचा रहे हैं? उनके अध्यक्षता में स्कैम हो गए इतने बड़े बड़े, उनकी अध्यक्षता में पैसे पकड़े गए हैं डेस्क के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। उनकी अध्यक्षता में इतने सारे पेपर्स रद्द किए हैं। अभी मैं हाल ही की बात करूंगी कि हिंदी का पेपर रद्द कर दिया इन्होंने। हिंदी का क्यों रद्द किया? आवाज उठी, रद्द करना पड़ा। चलिए, हिंदी का तो हुआ ही हुआ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर, इसका ये सिलेबस देते हैं। सिलेबस में ये पूछते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब उसके आधार पे ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लगा रहे थे। अधिवक्ता मतलब कि सरकारी वकील का चुनाव कर रहे थे। सरकारी वकील लगाना चाहते हैं आप, लॉ के प्रश्न तो पूछेंगे, लॉ के प्रश्न ही नहीं है पहले पेपर में। तो जब इसके खिलाफ आवाज उठाई
तो ये कहते हैं अरे सब लोगों के लिए एक ही तो पेपर है, इस श्वेता के पेट में ज्यादा दर्द होता है कि ये जानबूझ के बोलती है, सब लोगों के लिए एक ही पेपर है ना, तो क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा भाई सबके लिए संस्कृत पूछ लो फिर। मैं श्वेता जी, हिस्ट्री। मैं इसी बात पे आपसे आना चाहती हूँ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी को लेकर। अगर जी इतनी सारी दिक्कतें हरियाणा के युवाओं को है, एक सिस्टम बना दिया गया है जो हरियाणा की यूथ को फेवर नहीं कर रहा है, और सभी जी सियासतदान जानते हैं, विपक्ष जानता है, क्योंकि ये तो आम जन जन की बात है, आम बच्चों की बात है, हमारे देश प्रदेश के भविष्य की बात है। जो बेरोजगारी में हम रोज नए आयाम छू रहे हैं, देखिए बेरोजगारी में आज हम आयाम छू रहे हैं, वहां बिल्कुल। पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम देखते हैं कि क्यों सारा कुछ बेचकर, 1 एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन है या घर है, पर खेत खलिहान बेचकर आज माँ बाप इकलौते बच्चों को विदेश भेज रहे हैं डंकी रूट से, जहां ये नहीं मालूम माता पिता को कि सही सलामत बच्चा पहुंच जाएगा तो वहां से कभी सही सलामत जिंदा वापस आ पाएगा। तो इसका रूट तो यही है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश में। तो मैं आपसे जी ये जानना चाहती हूँ, जब एसएससी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो फिर यहां पर आवाज युवाओं की क्यों बुलंद नहीं की जा रही, या खुद युवा सड़क पर क्यों नहीं आ रहे, क्यों वहां से सवाल नहीं पूछे जा रहे सरकार से, आयोग से? आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया है। एक्चुअली हरियाणा के साथ क्या है, हरियाणा की हिस्ट्री ऐसी नहीं रही कि युवा सड़कों पे उतरेंगे। हम धीरे धीरे मैं कहूंगी, लेकिन ये चक्र घूमने लगा है कि अपने अधिकारों को जानने लगे हैं। हमें धीरे धीरे पता लगने लगा है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारा बड़ा संपन्न प्रदेश रहा है, यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पर प्रदेश में लोगों को कभी कमी सी महसूस नहीं हुई किसी चीज की, अब धीरे धीरे महसूस होने लगी है। यदि हम अपना कंपैरिजन करें बिहार से, तो बिहार को बीमारू स्टेट्स में गिना जाता है, यानी कि वहां पे संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, तभी वहां के लोग अपने प्रदेश से बाहर निकलकर विभिन्न प्रदेशों में जाकर नौकरी तलाशने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारे प्रदेश में अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। हाँ, हम विदेश जरूर जाने लगे थे, लेकिन वो भी अब आपने बताया जैसे कि डंकी नहीं, रूट में पहले सारा कुछ काबिलियत पे हुआ। जाते थे, सुनहरे जी। भविष्य के लिए जाते थे, अब यहां सुनहरे। से मजबूरन जा रहे हैं, दिहाड़ी। पलायन है वो। हाँ, वापसी का दिहाड़ी के कोई लिए। रास्ता भी नहीं बचा, वापसी का रास्ता फिर आपका, आपकी बॉडी आती है, हम रोज देखते हैं, पहले हमारे सीमाओं से शहीद आते थे, अब हमारे युवा आते हैं। अभी जी डिपोर्ट जी हुए हैं लोग, कितने युवा, 20 से 40 के बीच में उनकी उम्र है। जी सोचिए जी मतलब सुधीर। कितना दुर्भाग्य है। ये सिर्फ एक दिन की सुर्खियां बनती है अखबारों की, नेता ट्वीट करते हैं या फिर कोई बाइट दे देते हैं, बयानबाजी होती है, और उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में। इसलिए मैंने इस विषय पर आपको चुना कि आप, क्योंकि इस मुद्दे से हटी नहीं है, ये सिर्फ चुनावी बातें आप नहीं करती कि चुनाव नजदीक है तो कोई युवा टिकट की चाह में ये मुद्दा उठा रहा है। आप चुनाव से पहले भी और अभी भी इन मुद्दों को उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं गहरी संवेदना है आपकी और गंभीरता है आपकी, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, पीढ़ियों का मुद्दा है, ये प्रदेश के भविष्य का मुद्दा है। जी जी। धन्यवाद। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, पुराने वाला मैं फिर से पकड़ती हूँ जो जहां मेरी बात रह गई थी, जी कि जी। हमारे प्रदेश की संपन्नता संप्रभुता ये चीजें हैं। जब हम बिल्कुल तली कहते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड हम्म। लेवल को टच नहीं कर लेंगे तब तक शायद जागेंगे नहीं। धीरे धीरे जागने लगे, लेकिन हमारे पास अभी भी विकल्प हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अरे ये ना सही, वो तलाश लेते हैं, वो ना सही, वो कर लेते हैं। लेकिन बहुत जल्द ये सिचुएशन आने वाली है जब युवा सड़क पे उतरेगा और अपना अधिकार मांगेगा कि सरकार तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम मेरे अधिकार यहाँ दे रहे हो, वहां दे रहे हो, वहां बांट रहे हो, मुझे मेरा अधिकार कब मिलेगा? ये आप देखिएगा, बहुत जल्दी ये स्थिति आएगी, नहीं, आनी ही इसमें है इसमें हरियाणा। आप राजनेताओं की कमी नहीं मानती हैं? क्योंकि हमने अपने पड़ोसी राज्य बिहार, अभी तो मैंने आप राजधानी, देश की राजधानी की बात की एसएससी वाले मसले में, राजस्थान का भी आपको हालिया प्रदर्शन मालूम होगा, कैसे वहां पर युवा लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर आए थे। वही परीक्षार्थी, उसी तरीके के युवा हरियाणा में कब उतरेंगे? क्या उनको एक लीडरशिप नहीं दिखती? लीडरशिप के लिए कोई आता नहीं है उनको, उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, या फिर बहुत आसान राजनीति हो गई है कि आप सिर्फ कभी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात रखी और चले गए, इतना सरोकार लोगों को रह गया, राजनेताओं को रह गया ये थोड़ी कमी है, लेकिन मैं मेजर कमी यही कहूंगी, जब अंदर से आग नहीं जलेगी ना कि अब मैं नहीं रुक सकता, अब मैं नहीं बैठ सकती, अब मुझे सवाल करना है, तो अपने आप काफिला भी बनता जाएगा और राजनेता भी उन्हीं में से निकल जाएंगे, लीडर भी उन्हीं में से निकलेगा, देखना। ये मैं लीडर्स जान निकलने लेती का रास्ता तो पहले हमारे प्रदेश में बंद कर दिया गया है, क्योंकि
कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो स्टूडेंट इलेक्शन होते थे उसका रास्ता बंद करना, मतलब युवाओं को, आम युवाओं को इस फील्ड में आने के रास्ते ही बंद करना है। जब स्प्रिंग को इतना ज्यादा दबा देंगे तो उछल के ऊपर ही आएगी। मैं कह रही हूँ ना कि वो अभी वो चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, जब पूरा दब जाएगा ना सुदेश जी, तो उछल के ऊपर ये चीज होनी ही होनी है। अब मैं आपसे अपना आपसे उदाहरण, आपसे युवा कनेक्ट है, मैंने देखा, आपसे लोग शेयर करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स बताते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम है, आज ये परीक्षा थी तो इसमें ये प्रॉब्लम आई है। उनका थॉट प्रोसेस क्या है? वो इस पूरे सिस्टम को लेकर क्या सोचते हैं? वो सोचने के साथ साथ चाहते क्या हैं, और वो क्या हल देखते हैं, इसका क्या हल होगा, कैसे होगा? इतने विचारक हैं हमारे प्रदेश के युवा। एक्चुअली क्या है, अभी ना आशा और निराशा का सिस्टम बना हुआ है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसके ऊपर बात करी थी कि हमारे प्रदेश में क्या करते हैं, एक बार आशा देते हैं, फिर निराशा देते हैं, फिर आशा देते हैं, और वो चक्र चलाए रखते हैं। और युवा इतने नेव हैं, इतने, मतलब मैं खुद को उनमें देखती हूँ। जैसी मैं थी 2019 में जब मैंने ये शुरू किया था सब कुछ, कि मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि ऐसे आप एक भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकली, मान असिस्टेंट प्रोफेसर की ले ले, 2019 में निकली थी, अब 2024 में आई है। अरे भर्ती आई है, इतने सालों बाद आई है, एग्जामिनेशन देंगे, आशा बढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो पेपर में बैठते हैं, पेपर देखते हैं, अरे पेपर यहाँ से कॉपीड, वहां से कॉपीड, ये गलत वो गलत, निराशा। फिर वो जाते हैं चेयरमैन एचपीएससी और मेंबरान से मिलने, सेक्रेटरी साहब से मिलने, वहां कुछ उनको बताया जाता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, आशा। कुछ नहीं होता, निराशा। नेताओं के पास जाते हैं, विपक्ष वालों के पास भी, पक्ष वालों के पास भी, डरते रहते हैं, अरे विपक्ष के पास चले गए तो कहीं सरकार तो ना नाराज हो जाए, कहीं हमारे खिलाफ तो ना कार्रवाई कर दे, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो ऐसे डावाडोल रहते हैं। किसी नेता से आश्वासन बहुत अच्छा मिल जाता है, नेता आश्वासन देने में बहुत बढ़िया होते हैं, आशा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है, निराशा। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट लॉ सिस्टम पे, अरे पढ़ रखा है हमने, किताबों में पढ़ा है, जुडिशरी में पूरा विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है, अरे आज हमारा हमारा तो केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन उन्हें अभी प्रैक्टिकल जुडिशरी की प्रॉब्लम्स का नहीं पता है कि हजारों लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तुम्हारा पता नहीं कब नंबर आएगा। तो वो आशा के साथ साथ निराशा। फिर क्या होता है कि केस लड़ते चले जाते हैं, कभी आशा बनती है, कभी निराशा होती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, या तो थक जाते हैं प्रोसेस से, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आर्थिक तौर पे भी मतलब पैसे लगते हैं सारे, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करना। तो या जो तो लड़ाई थक है कर वो बैठ जाते हैं, या वो जो तब तक लड़ाई नहीं। है, ये जो ये लड़ाई है, या फिर सिस्टम से, सत्ता से जो लड़ाई होती है, वो छोटी लड़ाई नहीं होती, बहुत लंबी लड़ाई होती है। फिर वो, क्योंकि ऐसे घर परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी मेहनत करते हैं, जिनको बहुत साउंड नहीं होते, वो वेल्थ उतनी नहीं होती, बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनका, तो ओवर एज होने का भी डर रहता है कि यहाँ नहीं, कम से कम दूसरी बार ट्राई कर लेता हूँ, तीसरी बार ट्राई कर लेता हूँ। तो इसके ये पीछे वही मैंने पूछा कि एक बहुत तो बड़ी पावर चाहिए, एक गुस्सा, निराशा की बाद जो गुस्सा आता है वो आंदोलन का रूप लेता है, लेकिन उससे पहले उनको कोई सिस्टम तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। आप ये मानते हैं कि अभी कोई ऐसा उनको पावर या मदद उनको नजर नहीं आ रही कहीं से भी? बिल्कुल सुदेश जी, मैं इस चीज को मानूंगी। मैं एक्चुअली अपनी ही, यदि अपना ही उदाहरण आपको दूं, श्वेता ढोल कौन थी, कोई नहीं जानता था। कोई, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़े है, या मैं बहुत अमीर परिवार से थोड़े आती हूँ, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, और मेरे साथ बुरा हुआ तो मेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा, कि मैंने इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, और तथ्यों के आधार पे लोगों को लगा हाँ ठीक बोल रही है, तो लोग जानने लगे। मेरे जैसे 10 लोग भी खड़े हो जाए, 50 लोग भी खड़े हो जाए, जिनमें गुस्सा इतना भरा हो, तो अपने आप मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि आग उतनी लगनी चाहिए, आग उतनी जरूरी है इस चीज में, इस पूरे मूवमेंट को खड़ा करने में। और ये खड़ा होगा, इवेंचुअली खड़ा होगा। हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि जो लोग आरटीआई तक नहीं लिखते थे, जो लोग कोर्ट केस नहीं करते थे, जो डरते थे कि अरे हमने एचपीएससी के खिलाफ बोला तो कल को हमें इंटरव्यू में बाहर तो नहीं कर देंगे, हम मेरे को टारगेट तो नहीं कर लेंगे, कहीं मेरी नौकरी ना लगे, वो खुल के बोल रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी बात रखे हैं, वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। मैंने ट्विटर कैंपेन चलवाया था बच्चों से, जब ये पर्ची कांड हुआ था, जब ये वाला अटैची कांड हुआ था, कि चलो एक हाथ में हम पर्ची पकड़ते हैं, हे सरकार ये मेरी पर्ची है, दूसरे हाथ में हम खर्ची पकड़ते हैं, नोट पकड़ते हैं, और ये पिक्टोरियल एक कैंपेन चलाते हैं, ये मेरी पर्ची है, मेरी खर्ची, बताओ क्या लेना है, और हमें नौकरी दे दो।
तो बड़ा सक्सेस हुआ था, बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था। उसमें बच्चों ने क्या किया था, मैंने कहा अगर तुम ये सामने आके नहीं कर सकते अपने मुंह ढक लो और आओ हम्म। सामने। क्या सक्सेस हुआ था उस। और उसके बाद भाजपा ने तुरंत एक कार्टून रिलीज किया, हाँ। जबकि उस समय मैंने पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं ज्वाइन करी थी। कार्टून रिलीज करती है और उसमें रोजगार कार्यालय में बैठाए दिखाती हैं मनोहर लाल खट्टर जी को, फिर कांग्रेस के बड़े सभी नेताओं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, वाड्रा और लास्ट में श्वेता। अच्छा। कमाल की बात है, तुम ऐसे डाल रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो कहाँ, इतना कैसे हुआ? इतना इसलिए हुआ क्योंकि एक लड़की प्रदेश की जिसके साथ तुमने इतना बुरा किया, जिसको तुमने बार बार एक एक अंक से फेल किया, जिसको तुम बार बार बाहर किए जा रहे हो, वो तुम्हारे भ्रष्टाचार को समझ चुकी है और वो तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। अच्छा, मुझे उतना जो बस जो था लोग सुदेश। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दर्शकों के लिए। जो आपने कहा कि यहाँ पर ऐसे भर्तियां हो रही हैं, एक पैटर्न सेट कर दिया है आपके एग्जाम का, आपके पेपर का, और उससे बाहरी लोग आपके यहाँ पर वो नौकरियां जो जिन पर हक आपका था, हरियाणा के युवाओं का था, वो नौकरियां उनको मिल रही हैं। दूसरे राज्यों में क्या सिस्टम है वो मैं समझना चाहती हूँ आपसे। अगर सरकारी नौकरी के लिए क्या हरियाणवी वहां पर, हरियाणा के युवा वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, या एक ब्रैकेट है कि इतने परसेंट ही युवा यहाँ पर। सॉरी सॉरी, आई आपके बीच में आवाज। हाँ हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे सॉरी, आपकी आवाज हरियाणा में हम नहीं सवाल आई उठा मुझे रहे हैं, भी। हरियाणा में जैसे हम सवाल उठा रहे हैं कि बाहरी लोग भर्ती हो रहे हैं, एक पैटर्न सेट कर दिया गया एग्जाम का। दूसरे राज्यों में क्या पैटर्न है युवाओं के लिए, बाहरी राज्य के युवाओं के लिए, कि आप कितने परसेंट किस ब्रैकेट पे रोका जाता है कि कितने परसेंट बाहरी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या उनको कितना कितना रिजर्वेशन है? देखिए, रिजर्वेशन एज सच कुछ भी नहीं है। हम्म। क्यों नहीं है? जितने हिंदी भाषी स्टेट हैं, जो मुश्किल स्टेट नहीं है, जैसे ट्रेन वाले हैं आप, हिमाचल में वहां डोमिसाइल की कंडीशन है, या हम्म। जो जहां पे आदिवासी है वहां डोमिसाइल की कंडीशन है, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ, उनको छोड़कर जो बाकी हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर कंडीशन कोई नहीं है, लेकिन वहां की सरकारों ने कुछ बैरिकेड्स लगा रखे हैं। हम्म। राजस्थान में जैसे आपको राजस्थानी करनी पड़ेगी, पंजाब में आपको दसवीं से पंजाबी का एग्जाम देना 10वीं पड़ेगा। पंजाबी से करनी ही करनी। हम्म। हाँ, अनिवार्य का पंजाबी का एग्जाम देना देना पड़ेगा। उसके बाद पंजाबी का पेपर भी पूछते हैं। हम्म। कोंकणी में भी ऐसा है, वहां पे भी आपको 10वीं वहां से करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप यूपी में जाते हैं, पहले एक प्रश्न पत्र पूछा जाता था यूपी में 200 अंकों का, यूपी जीके का, अब 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं 200-200 अंक के। तो वहां कुछ तो बैरिकेड्स लगा रखे हैं सरकार ने। मैं ये नहीं कहती कि बाहरी युवाओं का चयन नहीं हो सकता हरियाणा में, हरियाणा वाले भी बाहर हम्म। जाके लगते हैं, बिल्कुल। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन आप ऐसा तो ना करें मेरिट के खिलाफ, आप ऐसा तो ना करें कि हमारे बच्चों के खिलाफ आप काम करें। हमारे हम्म। बच्चों के लिए कहीं तो आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी देंगे, कहीं तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं तो अधिकारी लेवल की भर्तियों में आप हरियाणा से संबंधित भी सवाल पूछेंगे। हम्म। आपको एक और बात बताती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में जब बच्चों ने प्रीलिम्स का पेपर दिया तो दस्तावेज सत्यापन हुआ। हम्म। दस्तावेज सत्यापन केवल हरियाणा के बच्चों का हुआ, हरियाणा से बाहर के बच्चों का नहीं हुआ। हाँ, इतना भेदभाव क्यों भैया? दोहरा और रवैया है। कौन सी सरकार ऐसा करती है? और कोई तो नहीं करती है, कोई भी ऐसा नहीं करती है। वो जनरली उन्होंने कोई कहकर बार नहीं लगाया हुआ है, हम्म। लेकिन वो जनरली मैक्सिमम जितने सिलेक्शन है अपने बच्चों के करते हैं, हरियाणा के बच्चों के नहीं होते हैं। अब इसका इसका वे आउट आपको क्या लगता है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको उम्मीद है कि इस एग्जाम में नहीं, मैं अगले में तैयारी करूंगा, किसी और में मैं तैयारी करूंगा, क्या कंडीशन है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो चक्र है ना आशा निराशा वाला, आपको तोड़ना पड़ेगा। जहां आपको लगता है कि गलत है वहां आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, अपने लिए बोलना पड़ेगा, आपको हम्म। लड़ना पड़ेगा, आरटीआईज भी लिखनी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा, वरना ये दबाते चले जाएंगे, और दबी रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या एक आवाज में उठकर बोल नहीं सकते हैं कि हमें हरियाणा जीके का पेपर चाहिए? हम लोग क्या एक सुर में इनके साथ लड़ नहीं सकते हैं कि हमारी ये कंडीशन है, आपको ये करना पड़ेगा, यदि आप ये करते हैं हम आपके साथ है, वरना हम आपके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इन्हें बायकॉट नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर जी। एचपीएससी का चेयरपर्सन हरियाणवी होता तो शायद कुछ नियमों में बदलाव करते हुए हरियाणा के फेवर में, हरियाणा के युवाओं के फेवर में चीजें होती, ऐसा अधिकारी करने की कोशिश करते हैं, उससे चीजें अलग होती, बिल्कुल बेहतर होती? बिल्कुल बिल्कुल होती, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जितने भी बाहर से सिलेक्शन हो रहे हैं 50% से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, मैंने जितने हम्म। आपको पढ़े थे, आप
आप एसडीओ में तो देखती हैं तो 2 ही है हरियाणा के। तो हम्म। जितनी ये जो ये मुद्दा काफी गर्माया था बीच में, जितने भी आपने एग्जांपल दिए इन पर बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही तो, अगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती बकायदा विपक्ष की तरफ से, लेकिन फिर वो मुद्दे वही छूट जाते हैं। सिरे चढ़ना बहुत दूर की बात है, मैंने किसी भी मामले में सरकार पर दबाव नहीं देखा। अटैची केस में दबाव जरूर था, लेकिन उसका क्या हुआ फिर, कहां तक पहुंचा वो? नहीं, पेपर रद्द करना पड़ा इन्हें। हाँ। पेपर रद्द किया, डेंटल सर्जन का रद्द किया, एचसीएस का रद्द किया, और वो भी डेंटल सर्जन वाला भी। हम्म। 3 महीने बाद जाकर रद्द किया। तो हम्म। वो सरकार क्या है, सरकार अनभिज्ञता दिखाती है अपनी। सरकार क्या कहती है, मैं मनोहर लाल खट्टर जी से मिली थी जब मेरा खुद का मामला था, और मैंने बात करी थी कि एचपीएससी ऐसा ऐसा कर रही है। तो खट्टर साहब ने कहा था कि ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है और सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में ये बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम खुदा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये भैया ये खुदा है, और इन्हें खुदा के भगवान के लेवल से नीचे उतारना पड़ेगा। इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम इंसान हो और तुम गलत कर रहे हो। सरकार भी इनकी नियुक्तियां तो खुद करती है, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नियुक्तियां तो सरकार कर रही है। हर तो संवैध सरकार हर संवैधानिक पद, जिसे कहते हैं संवैधानिक पद है हमारा, सीधा सरकार का कोई लेना देना नहीं, उस पर हर संवैधानिक पद पर नियुक्ति तो सरकारी तौर पर ही होती है, सरकार से होती, पार्टी से होती है। आपको हरियाणवी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है क्या? हम्म। आप हरियाणवी व्यक्ति को बिठाएं। मेरे मन में इस चीज को लेकर गुस्सा है, आपके मन में इस चीज को लेकर गुस्सा है, बच्चों के मन में इस चीज को लेकर गुस्सा है। हाँ, वो गुस्सा चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। ये बात है कि एक सुर हम्म। सा नहीं। आज हम्म। हमने बात, कल कोई और बात शायद शुरू हो जाएगी, ये बात शायद यही थम जाए। तो ये लेकिन बात मैं कैसे? कोशिश करूंगी, मैंने तभी आपसे बात की, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और जो इस फील्ड में काम करे, युवाओं के लिए काम करे, कोई यूथ जो ऐसा फेस हो जो इस पर चर्चा करे। एटलीस्ट इस पर चर्चा तो हो, कॉलेज में, कैंपस में, कहीं तो चर्चा हो, जिनको ये नौकरी करनी, आपको मुझे शायद ना करनी हो, लेकिन लाखों युवा है कतार में, लाखों युवा कतार में। हमने बिल्कुल। अभी सी टेट का एग्जाम देखा था, तो लाखों युवा एग्जाम देने जाते, तो सोचिए क्या आलम होगा प्रदेश में, क्या कितना कितना कुछ हो रहा है इस प्रदेश में, कितना कुछ घट रहा है, लेकिन बहुत। चर्चाएं तक नहीं होती, उस पर चिंतन मंथन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छा है आपकी मुहिम, बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है। मैं तो चाहती हूँ कि आप और युवाओं को इसमें जोड़ें और बात करें। मैं खुद बात करती हूँ, मैं खुद बच्चों से मिलती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि आप बोलो, और बच्चे मेरे कहने से। आप ये देखिए, हमने चिट्ठियों की मुहिम स्टार्ट करी। मैंने खुद हम्म। 380 पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री साहब को, तब जाके ये 10 अंक इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के हटाए हैं। 380 पत्र क्या होते हैं, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे। लिखती हम्म। रही, मैं लिखती रही। आपके तो अपने आपको इतना आपके अपने संघर्ष, आपकी अपनी लाइफ के ऊपर तो मैं किस दिन अच्छे से पॉडकास्ट करूंगी, क्योंकि करंट इशू था, सबको हैरानी की, प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ क्योंकि वहां चुनाव है तो अपने आप को बिहारी कह रहा है मन से, खुशी खुशी की मैं बिहारी हूं। तो मैंने सवाल भी किया था, क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी देखो, हरियाणा के अलावा पूरे देश में ही हम ऐसे लोकतंत्र में जहां चुनावी मौसम कभी जाता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो चुनाव तो रहते हैं, तो हर जगह से कोई ना कोई लिंक निकल आता है, निकाल लिया जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गंभीर बातें होती, जैसे यहाँ गंभीर बात है कि आप कहिए बिहारी, आप कहिए कि मैं यूपी का हूं, लेकिन हरियाणा के युवाओं की हालत भी तो देखिए, बिना पर्ची खर्ची की सरकार, बिना नौकरी देने की बात करते हो आप, सरकार में आ जाते हैं, इतना बड़ा मुद्दा था, और आप कहते हैं कि युवाओं ने हमें वोट दिया है, तो फिर उन युवाओं की कद्र कीजिए, उन युवाओं की फिक्र कीजिए, उनकी जो समस्या है उनका हल कीजिए। पर्ची खर्ची तो आप भी मानती है श्वेता जी, कितना बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने भुनाया भी बहुत था। तो उस बहुत सरकार, अब सरकार बार बार डंके की चोट पे कहती है कि हमें युवाओं का साथ भी मिला, क्योंकि युवाओं को हमने बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी। अब युवा उस परीक्षा तक पहुंचने तक ही पापड़ इतने बेलने पड़ते हैं, और वो परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते, क्योंकि नियम ऐसे हैं, आपने पैटर्न ऐसा सेट कर दिया है, तो उनकी फिक्र करें। बस मेरा इतना सा था कि आप जहां जाइए ठीक है लुभाइए, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं की भी थोड़ा फिक्र कीजिए, इतना सा मेरा नहीं मकसद नहीं, है। सुदेश जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। आप जहां जाइए लो भाइये, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप ऐसे अपने प्रदेश को छोड़कर, जहां से आप मूल निवासी हैं, वो छोड़कर मत बोलिए। मैं जहां भी जाऊंगी बोलूंगी मैं हरियाणवी हूँ, और बड़े गर्व से बोलूंगी। मैं ऐसा नहीं है कि बिहार जाके मैं बोलूंगी मैं बिहारी हूँ, या महाराष्ट्र जाके बोलूंगी मैं मराठी हूँ या कुछ है। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब। और यदि आप बिहारी हैं तो आप वहीं रुक जाइए, वहां के मुख्यमंत्री बनिए। हमें यहाँ पे फिर नया मुख्यमंत्री चाहिए, हमें एचपीएससी का चेयरमैन तो चाहिए था। अब आप हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन श्वेता कुछ जी लोगों ने आप मुझे बताएं कि अब इस मसले पर आपकी तरफ से या फिर किसी राजनीतिक दल की तरफ से कुछ गंभीरता से कोई कदम उठाया जाएगा,
और कैसे कोई सियासी पार्टी भी अगर चाहे इस मुद्दे पर युवाओं से कैसे फीडबैक लिया जाए, कैसे युवाओं को साथ लेकर सरकार को ये ताकत दिखाई जाए कि सरकार सिर्फ वोट की राजनीति ना करे, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं का हित भी देखे और जो वादे करके सत्ता में हैट्रिक लगाते हुए वापसी हुई है बीजेपी की, उसे पूरा करे। देखिए, मैं आपको ना एक बड़ी सच्चाई बताना चाहूंगी, और ये कहते हुए मुझे कतई गुरेज नहीं है कि यहाँ सत्ता की जो हैट्रिक लगी है वो इसलिए नहीं लगी कि भाजपा ने कुछ बहुत बढ़िया कर दिया है। यहाँ कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हरा दिया है। सच बात है ये, बिल्कुल स्पष्ट आपको कह रही हूँ कि हमको खुद ही हरा दिया, जिसके बाय प्रोडक्ट में भाजपा जीत गई। यहाँ युवाओं का भरोसा बिल्कुल भी नहीं था सरकार के ऊपर। सरकार ने कुछ अलग से इनके लिए काम नहीं किया था, इन्हें बल्कि तरसाया था। जैसे सीईटी की यदि हम बात करें, सीईटी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, इनको 4 साल तक ऐसे ही रखा और आखिरी में अंत में जाके धड़ल्ले से नौकरियां दे दी। अब वो एकदम से नौकरी आती है तो एकदम से अच्छा लगता है, लेकिन पिछला गम तो नहीं भूलते ना। वैसे अब ये सीईटी के मामले में तड़पा रहे हैं। एचपीएससी का बुरा हाल है, हर एक बच्चा परेशान है, हर एक युवा परेशान है, डंकी के माध्यम से जो आ रहे हैं वो भी परेशान है। यहाँ पर कोई उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। कभी इसराइल में नौकरियां ढूंढते हैं इनके लिए, कभी डेनमार्क में नौकरियां ढूंढते हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, मजदूरों की है, झाड़ू पोछा मारने वालों की। तो यहाँ बहुत ज्यादा एक क्या कहती हूँ, असंतोष की स्थिति पैदा हो चुकी है। अब वो असंतोष की स्थिति एक अच्छे से मूवमेंट में चैनलाइज हो, वो कैसे होगा? जब विपक्ष का भी ढांचा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है जिला अध्यक्षों से। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। हाँ, वही मैं एक सवाल जो मेरे मुख्य जहन में था, एक विपक्ष सवाल है मेरे जहन में उसकी। था कि लोग, अगर मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी तो लोग इसे जी राजनीतिक सवाल कहेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, चलो राजनीतिक सही जवाब उसमें आए। सवाल मेरा ये जी कि पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि पकौड़े तलना भी काम है, पकौड़े बेचना भी काम है। अब बिहार चुनाव में फिर ले जाऊंगी आपको, वहां पे प्रधानमंत्री मन से कहते कि रील बनाना भी रोजगार है। तो चलिए, कम से कम इजराइल वगैरह में पोछा मारना या कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर का काम करना वो हम्म भी काम है, लेकिन जब कोई सरकार या फिर किसी पार्टी का नुमाइंदा या फिर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर वहां तक की लीडरशिप ये कहे कि रील बनाना रोजगार है, तो फिर आपको लगता है कि रोजगार पे गंभीर होते होंगे, ये चिंतन मंथन होता होगा, युवाओं के सोचते होंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। यदि ये गंभीर होते तो आज प्रदेश में 29,000 शिक्षकों के पद नहीं खाली होते। यदि ये गंभीर होते तो ये 4803 सरकारी स्कूल ना बंद करते। यदि ये गंभीर होते तो रोजगार के अवसर और मिल रहे होते। ये गंभीर नहीं है, ये सिर्फ लगाए रखना चाहते हैं युवाओं को। क्योंकि देखिए, एचकेआरएन के माध्यम से भर्तियां होना, पक्की भर्तियां कम करते चले जाना, और पक्की भर्तियां भी 4-4 5-5 साल में होना, ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। और उसके अभी हाल ऊपर ही की में चीजें हैं इरिगेशन फिर हरियाणा डिपार्टमेंट से में बाहर बहुत के। सारे पद खत्म कर दिए गए, ये मुद्दा भी बहुत जोशों से नहीं उठाया गया। नहीं, कुछ भी। देखिए, श्वेता कितना बोल लेगी और कोई कितना बोल लेगा? हम बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि एक चीज एक जना बोल रहा है, दूसरी चीज दूसरा जना बोल रहा है, सब प्रताड़ित है। मैं बोल रही हूँ सीईटी, कोई बोल रहा है एचसीएस, दूसरा बोल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, चौथा बोल रहा है पीजीटी, पांचवा बोल रहा है टीजीटी, छठा बोल रहा है जेबीटी। जब ये सारे जने इकट्ठे होकर ये नहीं बोलेंगे ना सरकार बहुत हो गया, बस हम्म। अब ये शोषण बंद करो, चाहे एचसीएस हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एचकेआरएन वाला हो, जब तक ये एक एक मुट्ठी नहीं बनेगी। और वो एक मुट्ठी बनाने का काम, आपने बिल्कुल सही कहा, कि विपक्ष का होगा या इन्हीं में से एक लीडर निकले, हाँ, दो इन ही बच्चों बातें में होती है, से। या तो विपक्ष मुंह ही बना दे, या फिर जो पीड़ित हैं, जो भुक्त भोगी हैं, उनका जी। सब्र खत्म हो जाए और वो सड़क पर आ जाए, फिर विपक्ष भी साथ आ जाएगा कि तो उस ताकत को विपक्ष भी समझेगा। तो विपक्ष की भी कुछ कमियां रही हैं, जिस कमियों को दूर कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, और भी पदों पर व्यक्ति आ जाएंगे, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अब मुहिम जरूर खड़ी होगी, जल्द ही हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, लंबा मेरा पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी, और अब राजनीति में कदम रखा है तो उस तरीके से भी आपसे लंबी बातचीत होगी। हर अभी सिर्फ श्योर। युवाओं के मुद्दे पर, परीक्षाओं पर, भर्तियों पर हमने बात की है, कुछ और गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, अभी जितना मैंने अपने करियर में या फिर अभी जो मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, चिंतन मंथन नहीं होता, पढ़ाई लिखाई उस गहराई के साथ हरियाणा में नहीं होती। राजनीतिक हो या फिर सामाजिक मुद्दे हो या किसी भी तरह के मुद्दे हो, उसमें हम बहुत पीछे हैं, लैग कर रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं तो शायद इसी वजह से हैं।
हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं हर एक चीज को। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलता है, जब तक हमारे आगे तक हो। नहीं आती वो चीज। यस यस। और हम अपने तक भी आने क्यों दें? हम अपने पड़ोसी को या किसी और को देखकर क्यों नहीं, उदाहरण उसका देखकर क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो ये वाली जो सोच है ना, वो भी डेवलप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और धीरे धीरे हो रही है। आई बिलीव हरियाणा में जो सोचने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, या जो नॉर्मल लोग हैं, वो सोचने लगे हैं अपने बारे में भी, चीजों के बारे में भी। और जगह जगह पर बातें होने लगी हैं। बस वो है कि वो बातें 10 जगह पर हो रही हैं, वो 10 जगह इकट्ठी होकर एक जगह नहीं बन पा रही है। एक लास्ट में इस बातचीत को मैं खत्म करूं, मैंने कहीं कुछ दिन पहले ही कहीं पढ़ा था कि अन्याय कहीं पर भी हो, वो हर कहीं के लिए खतरा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और ये कोट है, बड़ी सुंदर कोट है जो आपने पढ़ी है, बताई है अभी। तो यही है कि अन्याय जो हो रहा है वो अलग अलग जगह पर हो रहा है। वो अलग अलग जगह पर जिस जिसके साथ हो रहा है, वो अकेला दुखी है, दूसरे को उसके दुख से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिस दिन वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए, हाँ, उम्मीद करते इसमें हैं, रहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा समाज हो, अच्छा हमारा प्रदेश हो, अच्छा हमारा देश हो, खुशहाल हो। और ये जी, निजी हित से ऊपर उठकर सारी लड़ाइयां होनी चाहिए। और इसमें ये भी नहीं बिल्कुल लगे कि हम विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष को घेरना हमारा काम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ है या कुछ समुदाय के साथ है। ये संगठित होता है और उसका लक्ष्य भी, और उस संगठित होना चाहिए, जो उसका फल हो वो भी सभी लोगों के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा श्वेता जी बिल्कुल। आपसे बातचीत करके। किसी और दिन बहुत लंबी और मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ आमजन, जो युवा है, जो भोगी हैं, और सरकार भी मंथन करे, सोचे कि किस तरीके से इसमें बेहतर काम किया जा सकता है। जी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, सुदेश जी।